स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 का इतिहास का अध्याय भूमंडलीकृत विषयों का वर्णना करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। यानी कि अमेरिका जो पहले अमेरिका की खोज से पहले विश्व के अन्य देशों के लिए अनजान था, उस पर अधिकार करने में यूरोपियन शक्तियों की बीमारियों ने किस प्रकार मदद की। जब 16वीं सदी के मध्य में पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका पर अधिकार करने के प्रयास शुरू कर दी थी और अमेरिका को उपनिवेश बनाने की शुरुआत की थी, तो उस समय वो अपनी ताकत के बल पर अमेरिका को उन्होंने नहीं जीता था, बल्कि उनका जो प्रमुख हथियार था वो थे चेचक जैसे कीटाणु, जो कि स्पेनिश सैनिक और अफसर के साथ वहाँ पर पहुँचे थे। उसका भयंकर असर अमेरिकी महाद्वीप पर हुआ, क्योंकि लाखों सालों से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों में के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने के लिए रोग प्रतिरोध क्षमता नहीं थी और इस नए स्थान पर चेचक जैसी बीमारियां बहुत ही मार्ग से साबित सिद्ध हुई और एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद यह महामारी पूरे अमेरिकी महाद्वीप में फैल गई और जहां पर यूरोपियन लोग नहीं पहुंचे थे वहां भी लोग इसकी चपेट में आने लगे और इसने वहां के समुदायों को ख़त्म कर डाला और इस तरह से जो यूरोपियन घुसपैठिए थे उनका जीत का रास्ता आसान होता चला गया और वे बिना किसी चुनौती के बड़े साम्राज्य को जीतकर अमेरिका में उन्होंने उपनिवेशों की स्थापना कर ली। यदि केवल बंदूकों के बल पर ही लड़ाई वहाँ पर लड़ी जाती तो बंदूकों को छीन कर या खरीद कर अमेरिकी लोग भी हमलावरों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे, परंतु चेचक जैसी बीमारियों के मामले में ऐसा न है उसका, क्योंकि हमलावरों के शरीर में इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोध क्षमता थी और जबकि अमेरिकी लोगों के शरीर में ऐसी रोग प्रतिरोध क्षमता न होने के कारण उनको इन बीमारियों के कारण व्यापक हानि उठानी पड़ी और इस प्रकार से अमेरिकी महाद्वीप में यूरोपीय उपनिवेश स्थापित हो पाए। अगला है खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के क्या प्रभाव। कि जो विश्व के विभिन्न देशों में जो खाद्य उपलब्धता है उस पर तकनीक ने उसको किस प्रकार प्रभावित किए। प्रारंभ में 1890 के तक विश्व अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी और इसमें बदलाव भी आए। उससे पहले जो खाद्य पदार्थ थे वो शहरों के आसपास के क्षेत्रों से ही, गांव या कस्बों से ही आते थे, लेकिन रेलवे का विकास हुआ तो अब खाद्य पदार्थ दूर दूर से आने लगे और इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके अलावा पानी के जहाज़ों के द्वारा भी इन्हें एक देश से दूसरे देशों में भेजा जाने लगा। नहरों का विकास भी इसी की एक कड़ी का है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हम पंजाब में देखते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी प्रतिभूमि को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं का उत्पादन किया जा सके और इससे पंजाब में गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ा और उसको दूसरे देशों में निर्यात किया जाने लगा। खाद्य उपलब्धता को पर सबसे अधिक बड़ा प्रभाव रेफ्रिजरेशन तकनीक के विकास का हुआ। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता, क्योंकि मांस एक जल्दी खराब होने वाला पदार्थ है। उस समय के जिंदा जानवरों को ही यूरोप भेजा जाता था, लेकिन उनको ले जाना वहाँ पर तो यूरोप तक ले जाना बहुत ही महंगा होता था, जिन्हें वहाँ पर यूरोप में ले जाकर काटा जाता था, क्योंकि जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे। यानी कि एक जहाज़ में मांस की अपेक्षा कम जानवर ही ले जाए जा सकते थे
और उनमें से बहुत सारे लंबे सफ़र में मर जाते थे, बहुतों का वजन कम हो जाता था या वे खाने लायक नहीं रहते थे। इसलिए उस दौर में मांस खाना एक महंगा सौदा था। लेकिन रेफ्रिजरेशन तकनीक आने के बाद अब स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिसके कारण अभी जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। अब जानवरों की बजाय उनका मांस यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हुआ, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए और बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार शामिल हो गया। अब अगला पॉइंट हमारा 1929 से 1933 तक जो वैश्विक आर्थिक महामंदी आई, उसके क्या कारण थे। 1929 में इस आर्थिक महामंदी से पहले औद्योगिकरण अमेरिका और ब्रिटेन में काफ़ी बड़े पैमाने पर फैल चुका था और 1930 के आते आते तैयार माल के भंडार इतने अधिक बढ़ गए थे कि उनको कोई खरीदार नहीं मिला, जिसके कारण इनकी कीमतों में बहुत अधिक गिरावट आई। कृषि क्षेत्र में भी अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। किसानों की घटती कीमतों कम होने के कारण आय घटने से किसान और अधिक उपज आने लगे, जिसके कारण इनकी कीमतें और अधिक गिरने लगी और खरीदार के अभाव में कृषि उपज भी पड़ी पड़ी सड़ने लगी, जिसके कारण किसानों की आय समाप्त हो गई। संकट से पहले बहुत सारे देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते थे। उस समय अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता देश था, कर्जदाता यानी कर्ज देने वाला। लेकिन 1928 के कुछ समय पहले विदेशों में अमेरिकी कर्ज $1 अरब था, जो कि साल के अंदर ही घटकर केवल 1/4 रह गया और जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया। यूरोप के बहुत सारे बड़े बैंक धराशायी हो गए, बहुत सारे देशों की मुद्रा की कीमतें गिर गई, जिसके कारण वहाँ पर महंगाई बढ़ गई। अमेरिकी सरकार ने इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिका में आयात की जाने वाली चीज़ों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूलने लगी, लेकिन ये प्रयास भी नाकाफ़ी रहे और अमेरिकी शेयर बाजार में की कीमतों में गिरावट आई, जिसकी वजह से वहाँ पर लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया और अमेरिका में भी आर्थिक मंदी की शुरुआत हो गई। अब इस आर्थिक महामंदी के अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़े। मंदी एवं कीमतों की कमी के कारण बैंकों ने नए ऋण देने बंद कर दिए और पुराने ऋणों की वसूली भी उन्होंने तेज कर दी। तो इस प्रकार जो उद्योगपति, व्यवसायी या किसान थे, उनको ना तो नए ऋण मिले और बैंकों ने उनसे जो पुराने ऋण थे वो भी वापस लेने के लिए दबाव बनाया, जिसके कारण वो अपने व्यवसाय को पर उनको हानि हुई। किसान अपनी उपज नहीं बेच पा रहे थे क्योंकि कीमतें बहुत अधिक गिर गई थी, उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया था, जिसके कारण कृषि उपजें नहीं बिक पाई, जिससे कि किसानों ने जो अपनी भारी मशीनों पर लोन लिया था, ऋण लिया था, वो उसको चुका पाने में असमर्थ हो गए। बहुत सारे व्यवसाय ठप हो गए, मांग खत्म होने के कारण व्यवसायों में बंद होने की नौबत आ गई। इसके कारण बहुत सारे अमेरिकी परिवार हैं वो तबाह हो गए, क्योंकि लोगों के पास आजीविका के साधन खत्म होते चले गए। ऋण चुकाने में असमर्थ लोगों की संपत्ति बैंकों द्वारा कुर्क की जाने लगी और उनको उनकी संपत्तियों से बेदखल किया जाने लगा। बहुत मांग कम होने के कारण फैक्ट्रियां बंद होने लगी, जिससे बहुत अधिक बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ गई। बहुत सारे बैंक और कारखाने बंद हो गए और अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था असफल हो गई। बहुत सारे बैंक बंद हो गए और उनके पास लोन देने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस आर्थिक महामंदी के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भारत से कृषि वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, जबकि निर्मित वस्तुओं का आयात बड़े पैमाने पर किया जाता था। लेकिन इस आर्थिक मंदी के कारण इस प्रक्रिया पर बहुत अधिक बुरा असर पड़ा और 1928 से 34 के बीच आयात का प्रतिशत लगभग आधा रह गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई थी।
इसका बहुत अधिक बुरा असर कृषि उत्पादों पर पड़ा। इस मंदी के कारण जो कृषि उत्पाद और उनसे निर्मित सामान की निर्यात में कमी आई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी पहले मांग थी, लेकिन अब मंदी के समय दौरान उनकी मांग घट गई, जिसका एक उदाहरण जूट के रूप में है। जूट या पटसन की और उसे बनने वाली वस्तुएं थी, वो टाट का निर्यात बंद हो गया, जिसके कारण कच्चे पटसन की कीमतें 60% से भी अधिक गिर गई। और जिन किसानों ने पटसन उगाने के लिए कर्ज लिए थे, उन पर इसका बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ा और वे बहुत अधिक कर्जदार हो गए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसके अलग अलग प्रभाव देखने को मिले। शहरी अर्थव्यवस्था में इसके प्रभाव इतना अधिक इसके बुरे प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर वेतनभोगी वर्ग रहता था या फिर बड़े जमींदारी वर्ग रहते थे, जिन्हें ज़मीनों का लगान मिलता था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया, जिससे उद्योगों का भी विकास हुआ। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बहुत अधिक बुरा असर पड़ा। सरकार द्वारा लगान कम न किए जाने के कारण कृषकों की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई। एक ओर तो उन्हें अपने उत्पादों की सही कीमतें नहीं मिल रही थी, वहीं दूसरी ओर उन पर लगान और कर्जा का भी भारी बोझ था, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भारी असंतोष का वातावरण पनप गया। ये थे भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव। अगला है ब्रेटन वुड्स समझौता। ब्रेटन वुड्स समझौता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए और 1929 जैसी एक विश्व आर्थिक महामंदी न आए, उसे रोकने के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका में न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसी को ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके तहत जो सदस्य देशों के व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF के नाम से भी जानते हैं, की स्थापना की गई। और युद्ध के उपरांत पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको हम आज विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, का गठन किया गया। तो ब्रेटन वुड्स समझौते के द्वारा ही विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का उदय हुआ, जिसके कारण इन्हें ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। और इसी आधार पर युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था कहा जाता है। G77 देश ये वे विकासशील देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए, किंतु 1950 से 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई और विकसित देशों पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने एक अपना संगठन बनाया, जिसका नाम समूह 77 या G77 के नाम से जिसे हम जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, उन्हें का कोई विशेष लाभ इन विकासशील देशों को नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों ही संस्थानों पर जो विकसित देश थे उनका प्रभाव बहुत अधिक था। और इन विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विकासशील देशों ने G77 संगठन बनाकर एक नई आर्थिक प्रणाली की मांग की, ताकि उनके उद्देश्य पूरे किए जा सके। विकासशील देशों के जो प्रमुख उद्देश्य या मांगे थी वो उनमें प्रमुख थी कि उनके जो संसाधन है उन पर स्वयं उन्हीं का पूर्ण नियंत्रण हो, विकसित देश उनको प्रभावित न कर सकें। दूसरा, उनको जो उनके कच्चे माल जो विकसित देशों को निर्यात करते थे उनके सही दाम उनको मिल सके, और अपने तैयार मालों को विकसित देशों में के बाजारों में बेचने के लिए भी उनको एक बेहतर पहुंच सुलभ हो। इस प्रकार की मांगों के साथ G77 संगठन का निर्माण किया गया। अगला हमारा पॉइंट है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के द्वारा आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। भारत भी इसका एक सदस्य देश है।
अब विश्व व्यापार संगठन का भारत पर क्या प्रभाव पड़े, इसके कारण एक लाभ भारत को ये हुआ कि यह भारत को अन्य सदस्य देशों के साथ व्यापार के अवसर प्रदान करता है और वैश्विक व्यापार में भारत के भागीदारी में भी इसके कारण वृद्धि हुई। दूसरा, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा हम विकसित देशों से जो उच्च तकनीक है, आधुनिक तकनीक है, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विश्व व्यापार संगठन का भारत और इस जैसे विकासशील देशों को बहुत ही सीमित मात्रा में लाभ प्राप्त हुआ। इसके अधिकतर लाभ विकसित देशों को ही मिले। अगले हमारे पॉइंट है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के निकट आई। और वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव पड़े? वैश्वीकरण के कारण भारत की विश्व व्यापार में भागीदारी बढ़ी और वैश्वीकरण के कारण भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आई, जिसके उन्होंने भारत में आकर अपने कारखाने लगाए और यहाँ पर उनके विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। वैश्वीकरण के कारण भारत में कीमतों में भी कमी आई, क्योंकि बहुत सारे विदेशी उत्पाद भारत में आने लगे, जिसके प्रतिस्पर्धा के कारण जो कीमतें थी वो उनमें कमी आई। वैश्वीकरण के कारण भारत में रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ। बहुत सारे नए कारखाने खुले, जिनके कारण भारत में रोजगारों के अवसर में वृद्धि हुई। वैश्वीकरण के कारण भारत में नए उद्योग धंधे स्थापित हुए और भारत में विदेशी मुद्रा कोष में भी वृद्धि हुई। अगला हमारा पॉइंट है कॉर्न लॉ, जिसे हम मक्का कानून भी कहते हैं। ये ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में विदेशों से मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे पर सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। लेकिन इस पाबंदी के कारण ब्रिटेन में मक्का की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई और विदेशों से आने वाली सस्ता मक्का का आयात बंद होने के कारण ब्रिटेन के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण सरकार को इस कॉर्न लॉ को दोबारा से वापस लेना पड़ा। अगला हमारा है अफ्रीका का कागजी विभाजन। यूरोपियन महाशक्तियों ने 1855 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक बैठक की और अफ्रीकी महाद्वीप के नक्शे पर लकीरें खींचकर अफ्रीका को आपस में बांट लिया और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अपने लाभ हेतु करना शुरू कर दिया। इसी को अफ्रीका का कागजी विभाजन कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा होम चार्जेज या देशी खर्च। भारत के साथ व्यापार में ब्रिटेन को जो अधिशेष या लाभ प्राप्त होता था, उसमें से ब्रिटेन अफसरों द्वारा घर पर भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जों पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटेन के अफसरों के पेंशन आदि का खर्च पूरा किया जाता था। इसे ही होम चार्जेस या देशी खर्च कहा जाता था। तो ये हमारा अध्याय था। थैंक यू।